स्टूडेंट, आज हमारा रिवीजन का नेक्स्ट लेक्चर है और मैं लेक्चर के लास्ट में ये बताऊंगा कि 25 साल में टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये पता चला कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी स्टूडेंट सफल क्यों नहीं होता। और इसके अलावा स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ आपको सवाल दिए थे जो प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस और नीट के थे और मुझे उम्मीद है कि आपने वो कर लिए होंगे। और किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये नहीं लिखा कि आंसर क्या है इनके, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो सभी के आंसर्स निकाल ले होंगे। आज हम सबसे पहले जो है रिवीजन कराएंगे वेक्टर्स का और उसके बाद जो है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे जिसमें जेईई मेंस और नीट्स के होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको देखिए कुछ वेक्टर्स के टिप्स देता हूँ और जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जिन पे आते हैं वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर को। एक जो सबसे पहले पूछा जाता है और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आया है वो है कि कोई वेक्टर पर्टिकुलर एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। उसके लिए देखिए मैं ये करता हूँ कि ये मैंने एक प्लेन ले लिया, XYZ प्लेन है, इधर मैंने X एक्सिस ले लिया और इधर Y एक्सिस हो गया हमारा और इधर Z एक्सिस हो गया। ओके, और एक वेक्टर मैंने ले लिया स्टूडेंट, ये A कोई वेक्टर ले लिया है। ये जो वेक्टर A है वो X एक्सिस से मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है और Y एक्सिस से बीटा बना रहा है और Z एक्सिस से गामा बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और A जो वेक्टर है वो इस तरह से लिखा जाएगा कि A वेक्टर इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK। ओके, तो X एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये जो इसका कॉस अल्फा जो एंगल होगा वो बराबर होगा, मतलब कॉस निकालना होगा आपको, तो आपका वो कंपोनेंट चाहिए उस एक्सिस की तरफ जो RX, यहाँ पे जो AX है डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर लिखाना है यहाँ पे। जब आप Y एक्सिस से निकालेंगे ये एंगल तो कॉस बीटा इज इक्वल टू दिस इज AY अपॉन A एंड कॉस गामा इज इक्वल टू AZ अपॉन A। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे मान लीजिए आपको 2 डायमेंशनल वेक्टर दे रखा है और ये आपको दे दिया स्टूडेंट यहाँ पे 3 एंड दिस इज 4 और आपको एंगल निकालना है इसका Y एक्सिस से थीटा, कि वेक्टर A जो है वो Y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि आप पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, टेन थीटा के टर्म में या कॉस के टर्म में, और अगर ये कॉस के फॉर्म है तो आपको इस तरह करना, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया और ये 3 ये 4 तो ये वाली साइड इसकी 5 हो जाएगी, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर से निकालने 5 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जब आप कॉस थीटा निकालेंगे दैट मीन्स दिस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा दिस साइड बटा दिस साइड। ठीक, एक्चुअली ये जो साइड है इसकी वो AY होगी और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, दिस इज 4 डिवाइड बाई 5। ओके, तो स्टूडेंट जब भी आपको किसी वेक्टर का एंगल सर्टेन एक्सिस से निकालना हो तो उस एक्सिस की तरफ कंपोनेंट डिवाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ जाता है। स्टूडेंट आगे है, हमें ये पूछा जाता है कि ग्रुप ऑफ 3 वेक्टर्स कैन गिव 0 रिजल्टेंट और नॉट, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 जो वेक्टर्स हैं वो उनको किसी भी एंगल पे जोड़े जाएं जिससे कि उनका रिजल्टेंट 0 आ जाए। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट 3 वेक्टर्स इन एनी कॉम्बिनेशन कैन गिव 0, ये हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, मान लो 3 वेक्टर दे रखे हमने A, B एंड C, और ये तीनों वेक्टर अगर सर्टेन कॉम्बिनेशन में लगाए जाएं और रिजल्टेंट 0 आ जाए तो इसका मतलब A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इनमें से कोई हम 2 ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लिए, इन दोनों को सपोजिंग A और B ले लिया हमने, A एंड B, और इनको हमने सर्टेन एंगल पे जोड़ दिया तो किसके बराबर आ जाना चाहिए, C के बराबर, दैट इज, तो A प्लस B का जो मैग्नीट्यूड है वो जो निकल के आएगा कम से कम A माइनस बी हो सकता है और ज़्यादा ज़्यादा A प्लस बी हो सकता है, और अगर C का मैग्नीट्यूड इनके बीच में रहता है ऐसे,
तो फिर ये तीनों जो हैं किसी न किसी एंगल पे जोड़ने पे 0 दे देंगे। तो इस इनइक्वलिटी को ध्यान रखना है। जैसे सपोज करिए हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए कि इन 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करिए कि ये ग्रुप कौन सा जो है 0 दे सकता है। तो मैं देखिए 4 ऑप्शंस यहाँ दे रहा हूँ, जैसे 1, 1 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है आपका दिस इज 2, 3, 5। सी ऑप्शन है स्टूडेंट 5, 10, 20 एंड डी ऑप्शन है आपका 15, 30 एंड 60। इन चारों ग्रुप में से कौन से ग्रुप 0 दे सकते हैं या कोई एक ग्रुप देगा? तो इसके लिए एक आसान तरीका अडॉप्ट करें स्टूडेंट। आप एक काम करिए, सबसे पहले जैसे आपने ए आंसर को चेक करना है 1, 1, 3। इनमें से एक 1 हो गया ए, दूसरा बी और तीसरा सी हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम मान लीजिए ये 2 ले लेते हैं तो इन दोनों का मिनिमम कितना हो जाएगा, घटा दीजिए दोनों को। तो a माइनस बी जो आएगा वो 0 आ गया एंड a प्लस बी जो है दोनों को जोड़ने पे ये कितना आ गया 1 + 1, दैट इज ये आ गया 1 - 1 और ये 1 + 1 2 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू 1 0 और मैक्सिमम 2 आएगी। और तीसरा वाला जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इसके बीच में आना चाहिए, लेकिन ये 3 है जो इसके बीच में नहीं है। इसका मतलब ये तीनों जो वेक्टर हैं ये किसी भी कॉम्बिनेशन या किसी भी एंगल पे जोड़ने पे 0 नहीं देंगे। तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हमने 2, 3, 5 लिया। हम 2, 3, 5 में देखिए इसमें से फिर से 2 चुन सकते हैं आप, कोई भी 2। ये ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, या आप इसे ए और ये बी ले लें। मैं ये लेके कर रहा हूँ, आप ये लेके करके देखिए। तो आपने a माइनस बी निकाला तो a माइनस बी आ गया स्टूडेंट। केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, 3 - 2 1 आ गया, 3 - 2। और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जब निकाला तो आपका 2 + 3 है 5 आ गया। अब जो c वेक्टर है आपका वो 5 है, जो यह इस रेंज में आ रहा है, 5 यहाँ रेंज में आ रहा है, c जो है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन आपका 0 दे सकता है। ऐसे स्टूडेंट इसे चेक करिए, देखिए इसका मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15, लेकिन 20 आउट जा रहा है, ये नहीं हो सकता। ऐसे देखिए ये भी आउट जा रहा है, केवल ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए बहुत आसान तरीका है इससे करना। और अगली जो कंडीशन है स्टूडेंट वो कई बार आपसे पूछता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आप वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, अगर 2 वेक्टर के बीच में एंगल पूछा हो, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तो ये ध्यान रखिए ऐसे बने हो सकते हैं, ए और बी इस तरह से बने हो सकते हैं, और या ऐसे बने हो सकते हैं। देखिए ये ऐसे बना होगा और ये ऐसे बना होगा, ये एंगल होगा थीटा, ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला एंगल। तो ये कॉस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट a.b/ab। यहाँ ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपको ऑप्शन सीधा कॉस के टर्म है तो इसी से आ जाएगा, और अगर साइन के फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हैं तो इसको साइन में बदल लीजिए, फिर कॉस निकाल के साइन में बदल लीजिए। ठीक है स्टूडेंट। और टेन में तो टेन में बदल लीजिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी एंड कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। इसमें देखिए कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का मतलब होता है स्टूडेंट कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या है आपकी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है स्टूडेंट। कोलिनियरिटी क्या है, देखिए इसमें 2 वेक्टर जो हैं जैसे ए और बी वो पैरेलल हो, या तो 0 एंगल हो इनके बीच में, ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं, या एंटी पैरेलल हो, ए इधर है मान लीजिए और बी इधर है। तो इनके बीच में एंगल कितना है स्टूडेंट 0, और इनके बीच में कितना है 180। ठीक है स्टूडेंट। और जब ये एंगल 0 हो या ये, तो 2 वेक्टर जो हैं जैसे a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3 के इस फॉर्मेट में है, b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3 के। तो आप इसे ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई जो होते a1/b1 = a2/b2 = a3/b3, तो गिवन जो वेक्टर्स हैं ये और ये कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट। इसका आप ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये आपको 11th में हमने आपको बताया था।
क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल के। इसको हमने ऐसे किया था कि ए क्रॉस बी जो है, जो ए बी साइन थीटा ईटा, इसमें जब थीटा की वैल्यू या तो 0 रख दें 180 तो 0 हो जाता है, और जब आप ऐसा करते हैं तो ये फॉर्मूला निकल आता है। ठीक। और अगले सेमेस्टर में 3 वेक्टर कोप्लेनर, उसके लिए क्या होना चाहिए? कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए 3 वेक्टर अगर आपको दे रखे हैं, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी 3 वेक्टर्स। एक वेक्टर मान लो आपका ए, ये इस तरह से a1i प्लस a2j प्लस a3k। बी वेक्टर है आपका b1i प्लस b2j प्लस b3k। तीसरा जो वेक्टर है c बराबर c1i प्लस c2j प्लस c3k। आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं और आपको कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी लिखना है इसमें। तो इसके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करना है आपको। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टूडेंट लिख सकते हैं a डॉट b क्रॉस c या b डॉट c क्रॉस a इज इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b। ये तीनों की वैल्यू सेम रहती है इसमें। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपली a b c, इनका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, एक ही वैल्यू निकल के आएगी। तो ये कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको आप सीधे डिटरमिनेंट से खोल सकते हैं। इन तीनों के मैग्नीट्यूड यहाँ रखिए, a1 वेक्टर यहाँ लिखिए, b1 वेक्टर यहाँ लिखिए, और a वेक्टर हो गया, b वेक्टर हो गया और c वेक्टर हो गया ये। और इसको क्या करना है? 0 करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या करना है? 0 करना है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी के लिए। तो आप देखिए इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, a1 जैसे आप हमेशा करते रहें, b2 c3 माइनस b3 c2 प्लस देन यू टेक a2 एंड यू कैन चेंज द ऑर्डर। हियर इट इज, दिस इज b3 c1 माइनस b1 c3 and then plus a3, then you take this order b1 c2 minus b2 c1। तो आप इससे अब कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी निकालेंगे, दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा देखिए, कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा कि वॉल्यूम निकालिए पैरेलल पाइप या क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम के लिए भी स्टूडेंट यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, that is volume of a parallel pipe। तो यही फॉर्मूला हमें निकालना है, that is volume is equal to scalar triple product of the vectors a b c। ये आपका ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज और हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर of a vector along other vector, along other vector। ठीक है, जैसे इसमें देखिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि वेक्टर ये दे रखा है आपको, ये वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर बी है, और आपको एंगल दे रखा है इनके बीच का। आपको निकालना है ए का कंपोनेंट बी की तरफ या प्रोजेक्शन निकालना है ए का बी की तरफ। तो कंपोनेंट ऑफ ए या प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, अलोंग वेक्टर बी, बी के अलोंग निकालना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको आप प्रोजेक्ट करिए यहाँ पे। तो ये कंपोनेंट जो आया स्टूडेंट, ये हिस्सा जो है वो आ गया ए कॉस थीटा, ये चाहिए हमें, और डायरेक्शन किधर है? बी की तरफ। तो स्टूडेंट ये चाहिए हमें ए कॉस थीटा चाहिए मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन बी का मतलब बी का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ये स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने किया ए बी कॉस थीटा, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक बी से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो बी से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यूनिट वेक्टर बी को लिख सकते हैं वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड।
ठीक, तो स्टूडेंट देखिए क्या बन गया, ये बन गया ए डॉट बी, ये ए बी कॉस थीटा बन गया ए डॉट बी, और ये हो गया वेक्टर बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर आप इसका कंपोनेंट इधर निकालना चाहें तो ये बन जाएगा ए डॉट बी ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। आप इस पर सवाल जैसे देखिए ऐसे आते हैं सवाल, तो देखिए इसमें हमें एक सवाल दे रखा है और ये सवाल पहले आ चुका है कई जगह पे। गिवन वेक्टर ए आई प्लस जे एंड बी आई माइनस जे, तो फाइंड, or it might be you may take this 2i minus j, find component of a along b। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसा कि फॉर्मूला इससे वो लगाना है सी ए का जो है बी की तरफ, तो पहले की तरफ हमने देखिए ए इधर दे रखा है हमें और बी हमारा यही है, तो हमें चाहिए ए कॉस थीटा और यूनिट वेक्टर बी का ये चाहिए हमें। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया ए डॉट बी बी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, तो ए डॉट बी पहले निकालना है आपको, तो ए डॉट बी को निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करना है हमें, ए डॉट बी के लिए हमने कर दिया ए की वैल्यू रखी यहाँ पे आई प्लस जे एंड डॉट 2i माइनस जे। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करिए, वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। डॉट प्रोडक्ट, दिस इज 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1, सो इट इज 2 माइनस 1, दिस इज सिंपली 1। ओके, और अब आप b का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। b का जो मैग्नीट्यूड है जो सिंपली b से जाना जाएगा, ये बराबर होगा अंडर रूट इसका जो है यहाँ देखिए 2 और उधर -1, तो 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, दिस इज रूट 5। ओके, अब ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे रखिए, तो आपका कंपोनेंट जो है दैट इज ए डॉट बी, रिक्वायर्ड आंसर था b डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ये आ गया आपका 1। वेक्टर b को मल्टीप्लाई करिए जो हमारा 2i माइनस जे के बराबर है, 2i माइनस जे एंड डिवाइडेड बाई रूट 5 का स्क्वायर। ओके, बस आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आ गया 2i माइनस जे डिवाइड बाई 5। ओके, समझ आ गया होगा। आपको अगर कहीं दिक्कत होती है, समझ नहीं आता, तो मुझे आप कमेंट करिए। इसमें अगले हिस्से में मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। और देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले सवाल समझ लिए। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q हैज एन इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट j if an electric field E naught I and magnetic field B naught I on the particle, its speed will double after a time। हमें ये बताना है इसमें कि जो हमें डाटा दे रखे हैं उनसे पार्टिकल की स्पीड डबल कब हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर दे रखा है, लेकिन वेलोसिटी परपेंडिकुलर दे रखी है इसके, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा है, जो स्पीड चेंज होगी वो मैग्नेटिक फील्ड से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड इसे सर्कल में घुमाएगा इस तरह से ऐसे करके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ तो इसकी पिच और स्पीड चेंज होती जाएगी, और इसकी स्पीड हो गई ये आके 2v नॉट हो गई, v नॉट की वजह 2v नॉट हो गई। इसका एक कंपोनेंट इधर है vx, लेकिन ये वाला कंपोनेंट जो vy वो चेंज नहीं होगा, वो एज सच रहेगा एवरीवेयर। तो स्टूडेंट रिजल्टेंट जो इसकी स्पीड हुई वो हम लिखेंगे इसकी v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे रखिए 2v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू vx जो हमें पता नहीं है अभी, vy v नॉट स्क्वायर, जब आपने इसे सॉल्व किया तो vx निकल के आ गया स्टूडेंट √3 v नॉट। ओके,
तो वी एक्स डायरेक्शन में जो बढ़ रही है स्पीड, ये किसकी वजह से बढ़ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कितना एक्सेलेरेशन दे रहा है? ए एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बटा मास ऑफ द पार्टिकल। एफ एक्स कितना हुआ? ई नॉट फील्ड है, क्यू डिवाइड बाई एम। ठीक है, और इसकी इधर जो वेलोसिटी थी इनिशियल, वो 0 थी। तो स्टूडेंट यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका यू एक्स 0 प्लस ए एक्स दैट इज ई क्यू बटा एम इंटू टी। और आप वी एक्स की वैल्यू ये वाली रखिए यहाँ से, ये उतार के, और टी के लिए सॉल्व कर दीजिए। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आगे देखिए निकल के, टी इज इक्वल टू, जब आप इसे रखेंगे तो आएगा 3√3 एम वी नॉट अपॉन, ये आंसर आ गया आपका क्यू ई नॉट। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया होगा। तो आपका आंसर जो है इसमें सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, दूसरा सवाल है स्टूडेंट, ये नीट 2019 का है। ये देखिए इसमें क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ए हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज दिस। आप जब भी सवाल पढ़ें तो डेटा को अंडरलाइन करते जाइए। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया स्टूडेंट 0.1, और द मिनिमम एंगुलर velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when cylinder is vertical and rotating about its axis। तो ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि एक सिलेंडर है, वो जो है अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वर्टिकल पोजीशन में, सो ऑब्वियस ऐसे करके। तो ये एंगुलर वेलोसिटी बतानी है जिसमें ये जो ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ इसकी इनर वॉल पे, ये क्या रहे? स्टेशनरी रहे। तो स्टूडेंट इसमें होगा क्या, ये स्टेशनरी रहेगा अगर इस पे नीचे लगने वाला जो फोर्स है वेट, वो बैलेंस हो जाए इसे फ्रिक्शन से। और ये फ्रिक्शन कहाँ से आएगा स्टूडेंट? यहाँ जब ये घुमाएंगे आप इसे, तो ड्रम के ये देखिए यहाँ पे ड्रम इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो इसको अगर सर्किल में घुमाना है इस ब्लॉक को, तो एक रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स कितना चाहिए? n। तो इसको आप इनर्शियल फ्रेम में करना चाहें तो इस तरह से करेंगे, यहाँ पे n बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। और ये जो स्टेशन रहेगा यहाँ पे, तो फ्रिक्शन बराबर इसके हो जाना चाहिए वेट के। तो ब्लॉक टू बी स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए स्टूडेंट नेट फोर्स इस पे आना चाहिए 0, दैट इज mg मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, और ये बराबर होगा म्यू एन के। और हमें ये पता है n कितना ऊपर से m ओमेगा स्क्वायर r। m से ये क्वेश्चन आपका बन गया, m से m काटिए और इसको ओमेगा के लिए सॉल्व कर दीजिए। जब आप ओमेगा के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ गया √g अपॉन म्यू r का रूट। ठीक है स्टूडेंट, और जब आप देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे, g की वैल्यू 10 दे रखी है आपको, म्यू 0.1, और r जो है वो 1 मीटर दे रखी है। यू हैव गिवन 1 मीटर हेयर, तो ये पुट हेयर 1 मीटर, और देखिए सॉल्व करने पे आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर आ गया, आपका सी आंसर इसमें आ गया। जैसा कि स्टूडेंट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 25 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में ये समझ आया कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी स्टूडेंट बहुत ऐसे हैं जो सफल नहीं होते हैं। तो सफलता के पीछे क्या होना चाहिए, तो स्टूडेंट देखिए इसके लिए आपको ये समझना है। मैं कुछ आपको बहुत ब्रीफ में यहाँ बता रहा हूँ, और कभी डिटेल में आपको किसी मोटिवेशन लेक्चर में आपको बताऊंगा और डायरेक्शन उसमें दूंगा आपको। तो सफलता के लिए ज़रूरी है स्टूडेंट आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क की जगह आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए, ये बात समझ लीजिए आप। आप ये कहेंगे सर इसमें क्या डिफरेंस स्मार्ट वर्क और इसमें हार्ड वर्क में? देखिए अगर आपको किसी 10 स्टोरी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर जाना हो तो 2 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, स्टेयर केस और लिफ्ट। तो आप देखिए उस केस में आप स्टेयर केस चुनिए, क्योंकि जितना इंतजार आप लिफ्ट में करेंगे उतनी देर में आप स्टेयर केस से पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको 10वीं मंजिल पर जाना हो तो फिर आप लिफ्ट चुनेंगे, क्योंकि
अगर स्टेयरकेस से गए तो बहुत सारा टाइम लगेगा और इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी कि बाकी जो है काम के लिए आपको एनर्जी नहीं बचेगी। इसलिए ये है स्मार्टनेस। बस आपको अपना IQ लगाना है और पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जज करना है कि आपके पास कौन कौन से शॉर्टकट्स और टूल्स हैं। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करते रहेंगे तो फिर विद इन टाइम में बहुत कम सवाल होंगे और छूट जाएंगे। दूसरा स्टूडेंट, क्वालिटी रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन करते हैं लेकिन क्वालिटी वाला नहीं। ये क्वालिटी रिवीजन क्या है? क्वालिटी रिवीजन का मतलब है स्टूडेंट, जब आप पूरे सेशन में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी आपके पूरा का जो कंटेंट है उसमें आपके फॉर्मूले के अलावा की पॉइंट्स भी होंगे और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स भी होंगी जो आपने की होंगी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी रही होंगी जो आप कई बार आप करने के बावजूद भी भूल जाते होंगे, लेकिन अगर आप उनको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर से भूल जाओगे और एग्जाम में आ गई तो फिर क्या होगा, वो सही से नहीं कर पाएंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि केवल फॉर्मूले याद नहीं करने, उसके अलावा जो की पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट जो अंडरलाइन किए उनको भी रिवाइज करना है और जो क्वेश्चंस आपसे उलझे थे, फंसे थे, उनको फिर से एक बार रिवाइज करना है। अदरवाइज उस तरह का अगर या वो सेम सवाल आएगा तो आपसे छूट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? और आप वेल प्लान एंड सिस्टमैटिक रिवीजन इतना आपका होना चाहिए अच्छा, वेल प्लान एंड सिस्टमैटिक स्टडी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट? अब इसमें क्या है, ऐसे नहीं होना चाहिए कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, कोई छोड़ दिया, कोई एक सब्जेक्ट जो है आप 2 हफ्ते से पढ़ रहे हैं फिर पढ़ ही नहीं रहे हैं उसके बाद, और लगे हुए हैं आप दिन में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये इम्बैलेंस हो जाएगा। आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, वेल प्लान एंड सिस्टमैटिक। आपकी प्लानिंग इतनी बढ़िया होना चाहिए कि तीनों सब्जेक्ट जो है आखिर तक इक्वली कमांड हो। कुछ और मैं पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगा और अगली वीडियो में मैं आपको कुछ मोटिवेशन करूंगा। तो आप ये ध्यान रखिए इस स्टेज पे एटलीस्ट अगर आपको कहीं भी कोई कमी लगती है तो इन तीनों पॉइंट्स को इमीडिएटली आप एग्जीक्यूट कर दीजिए।